एक ऐसा खतरनाक हाइब्रिड क्रिएचर जो शहर में घुसकर सभी जानवरों को मारने लगा। इनफैक्ट उसकी दहशत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो इंसानों को भी मारकर उन्हें खाने लगा। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक फॉरेस्ट वाले इलाके पर दिखाते हुए, जहाँ पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। दरअसल वो सभी फॉरेस्ट के एक हिस्से में मौजूद सारे पेड़ों को काट रहे होते हैं ताकि वो पेड़ इंडस्ट्री के काम आ जाए और वहाँ पर रास्ता बन जाए। जरूर गवर्नमेंट वहाँ से रोड बनाना चाहती है, लेकिन अचानक हमें दिखाया गया कि उन सभी में से एक वर्कर साइड में जाकर काम कर रहा है। तभी अचानक उसके ऊपर किसी अनजान चीज ने हमला किया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। बेचारा वो वर्कर चिल्ला भी नहीं पाता और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। वो कौन था और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है जो किसी इंसान को बिना रिएक्ट किए मार दे। बाकी वर्कर्स तो अपना काम लगातार करते हुए जब वापस लौटते हैं तो उनका सुपरवाइजर देख पा रहा था कि उनमें से एक वर्कर कम है। वो तो लगातार अपने वॉकी टॉकी से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है, पर ऑब्वियस बात थी कि उस दूसरे वर्कर का जवाब नहीं आने वाला। सुपरवाइजर को अब काफी फिक्र होने लगी, इसीलिए वो सारे वर्कर के आने के बाद खुद ही चला जाता है उस साइट पर। वो अपनी कार को साइड में खड़ा कर देता है और लगातार आवाज देते रहता है उस वर्कर को। लेकिन यहाँ पर आना सुपरवाइजर की सबसे बड़ी गलती थी। अब सुपरवाइजर उसी इलाके में आ गया जहाँ पर वो वर्कर गायब हुआ था। अब कोई तो अनजान चीज उसे ऊपर की तरफ से देख रही होती है। आवाज जैसे ही आई तभी सुपरवाइजर की नजर उसकी तरफ गई और इस समय वो इतना ज्यादा चौंक गया था कि अपनी जान बचाकर भागने लगा। पर उस जगह पर जो भी हाइब्रिड क्रिएचर था वो सुपरवाइजर को मौका ही नहीं देता। वो तो डायरेक्टली झपट्टा मार देता है और उसके ही कार में लेके जाकर काफी काटने लगता है। पूरे कार की विंडशील्ड एकदम से खून से लथपथ हो गई थी। यानी ये बात साफ है कि क्रिएचर ने उस सुपरवाइजर को भी मार दिया है, वो भी इतनी बुरी तरीके से कि उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी अब से ही फॉरेस्ट के अंदर कई सारी अजीब घटनाएं होना स्टार्ट हो गई हैं। हमें तो अब शहर में मौजूद एक ऑफिसर को दिखाया गया जिसका नाम पॉल था। पॉल तो अब गार्डन में बैठकर काफी सीरियस होता है और वो किसी चीज पर लगातार थिंकिंग करता जा रहा था। देखने से यही लगता है कि उसकी लाइफ में ज्यादा कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं। अब पॉल और उसका साथी जिसका नाम केविन था, उन्हें एक केस मिला होता है। वो दोनों तो साथ में उस साइट पर चले गए जहाँ पर उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी है। दोनों की मुलाकात टैन नाम के एक आदमी से होती है जो कई सारे घोड़ों का अस्तबल चलाता था। टैन की कंप्लेंट थी कि आज सुबह उसका एक घोड़ा गायब हो चुका है। उसने चारों तरफ ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं पर मिला ही नहीं। पॉल और केविन को सारी डिटेल्स मिल जाती हैं और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी कर देते हैं। पॉल तो कंडीशन को देखकर साफ कह सकता था कि दरवाजा खुले रहने की वजह से शायद वो घोड़ा निकल गया हो। प्रोबेबिलिटी ज्यादा यही है कि वो फॉरेस्ट में ही मौजूद होगा और कुछ समय में वो उसे ढूंढ भी लेंगे। तो यहाँ पॉल और केविन टैन को श्योरिटी देकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों इस केस को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। ऑफ ड्यूटी होने के बाद पॉल अपने बेटे के पास मिलने चला जाता है और हम यहाँ पता चला कि पॉल की वाइफ अब उसके साथ नहीं रहती। वो तो अब अपने मॉम एंड डैड के घर पर आ चुकी है। पॉल भी इस मोमेंट पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता और अपने बेटे को लेकर अपने घर आ जाता है। जरूर पॉल और उसके वाइफ के बीच में कुछ तो ऐसी बातें हुई होंगी जो वो एक दूसरे के साथ अब बिल्कुल नहीं रहते। पॉल जब खाना बना रहा था तो पॉल का बेटा उससे बड़े मासूम तरीके से पूछने लगता है कि उसकी मॉम यहाँ पर साथ में रहने के लिए कब आएंगी। ये चीजें तो पॉल को भी नहीं पता थी, इसीलिए वो अपने बेटे को जवाब ना देकर उसे किसी और बात में उलझा देता है। अब यहाँ पेट भर के खाना खाने के बाद पॉल अपने बेटे को सुलाने के लिए लेकर जा रहा था, पर तभी अचानक उसे बाहर की तरफ से कुछ आवाज आई। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत जोर से जमीन पर कूद रहा हो। पॉल सबसे पहले अपने बेटे को साइड में करके बाहर चला जाता है देखने के लिए। चारों तरफ टॉर्च लाइट मारने के बाद भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो ये चीजें छोड़कर वापस घर में आ जाता है। जल्द से जल्द अपने बेटे को कमरे में लाकर वो उसे अच्छी तरीके से सुला देता है। अब अगले दिन पॉल का साथी केविन जब उसके घर पर आया उसे पिक करने के लिए, तो वो एकदम शॉक रह गया क्योंकि जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। केविन तुरंत ही पॉल को बुलाकर ये सारे निशान दिखाता है। पॉल शॉक रह गया क्योंकि इतने बड़े पंजों के निशान तो किसी शेर के भी नहीं हो सकते। आखिर ये कौन सा जानवर है जो यहाँ पर आया था और वापस फॉरेस्ट में चला गया। पॉल को याद आता है कि कल रात उसे कुछ आवाज भी सुनाई दी थी, शायद वो इसी जानवर की हो सकती है। दोनों ही जब पंजे के निशान को फॉलो करते हुए फॉरेस्ट में जाते हैं तो वो निशान एक मोमेंट के बाद गायब हो गए थे। साथ ही साथ वो पेड़ के तनों पर बड़े बड़े पंजों के निशान देख पा रहे थे। ये काफी स्ट्रेंज था और उन दोनों को लगने लगा कि कोई जंगली जानवर शहर में आ चुका है, तो ये बहुत ही ज्यादा सेफ्टी कंसर्न हो सकता था सिटीजन्स के लिए। तो पॉल इसे हल्के में नहीं ले सकता। अब अपने स्टेशन में आने के बाद पॉल ने डायरेक्टली कांटेक्ट किया फॉरेस्ट ऑफिसर से, यानी कि वो डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट के जानवरों और सारी चीजों की देखरेख करते थे। पॉल ने वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा कि फॉरेस्ट में कोई अनजान जानवर घूम रहा है या फिर वो आजाद हो चुका है जो शहर की तरफ आया है। उसे तुरंत ही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, लेकिन थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे कुछ जवाब नहीं मिलता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तो साफ कह दिया होता है कि ऐसा कोई भी जानवर के बारे में उन्हें नहीं पता।
अब पॉल को नहीं समझ रहा था कि वो इसके इन्वेस्टिगेशन कहाँ से स्टार्ट करे। उसके पास पहले ही बाकी सारे पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस बचे हुए हैं, पर ये चीजें पॉल के घर के आसपास हुई थी तो उसे अपने बेटे की सेफ्टी के लिए ये करना ही होगा। कई दिन इसी तरीके से बीतते चले गए और अब तो सिटीजन्स भी उस खतरनाक जानवर से डरने लगे थे। हर एक कोई अपने डर के बारे में कंप्लेन दिखा रहा था कि उस जानवर के बारे में पता किया जाए। पॉल के ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जाता है और उसने कई सारी जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश भी की, बट ऑब्वियस बात है कि उस अनजान जानवर के बारे में कुछ नहीं पता चला। अब एकदम टेंशन में आकर पॉल ने एक डिसीजन लिया कि वो सबसे पहले सिटीजन्स को एकदम रिलीफ कराएगा, ये बोलकर कि उस जानवर को पकड़ लिया गया है और उसे दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिए। अब से वो शहर में आकर बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। इससे सिटीजन्स एकदम से टेंशन फ्री होकर जिंदगी बिताने लगे थे। लेकिन उस अनजान जानवर के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता चला था। हमें तो अब यहाँ केविन दिखाया गया जो पॉल के डेस्क पर बैठकर कुछ काम कर रहा होता है। अब उसकी नजर एक ड्रॉअर पर गई जहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स रखी गई थी। ये फोटोग्राफ्स पॉल के बेटे की होती है जिसमें कि वो स्नो के बीच खेल रहा था। पर केविन एकदम शॉक होता है क्योंकि पॉल ने उसे अपने बेटे के बारे में कुछ बताया नहीं होता। कुछ चीजों के बारे में उसे डाउट होने लगा जो कि वो सोचता है कि वो पॉल से बाद में पूछेगा। यहाँ शहर में पॉल को एक और कंप्लेन मिलती है जो एक चर्च के फादर की थी। फादर पॉल को साफ बता रहे थे कि उनका एक डॉग गुम हो चुका है। कल तक तो वो एकदम नॉर्मल था लेकिन अब वो उसे मिल ही नहीं रहा। इसीलिए फादर ने जल्द से जल्द अपने गुम हुए डॉग की कंप्लेन लिखा दी थी। पॉल को तो इस पर शक होने लगा कि इस तरीके से जानवर और पेट एनिमल्स गायब होते जा रहे हैं। ये पूरा सिलसिला अचानक ही स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए अब पॉल की चिंता और बढ़ जाती है उस अनजान जानवर के बारे में। अब वो सीधा सामान लेने के लिए एक ग्रोसरी स्टोर में आ जाता है जहाँ उसने डेली लाइफ के कई सारे सामान पिक कर लिए। लेकिन जब वो पेमेंट करने के लिए गया तो एक कैशियर होती है जो कि पॉल से उसी अनजान जानवर के बारे में पूछने लगी। पॉल के पास कोई जवाब नहीं था इसीलिए वो कुछ रिप्लाई नहीं करता। तभी उस लेडी के साइड में एक और आदमी बैठा हुआ होता है जो कहने लगा कि उसके फादर बताया करते थे कि हमारे इसी फॉरेस्ट के अंदर कोई एक अनजान जानवर रहता है जो दूसरे छोटे जानवरों को बहुत बुरी तरीके से मार देता। वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक एलियन है जो दूसरी दुनिया से आया है। बट ये सारी बेकार की बातों पर पॉल बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। इनफैक्ट अब तो वो दूसरा आदमी पॉल और सारे शेरिफ डिपार्टमेंट को ही ब्लेम करने लगा कि अब तक तुम लोगों को उसका पता लगा लेना चाहिए था, तुम सब ठीक से काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। उस आदमी ने तो पॉल को भी बहुत बुरा भला कहा जिससे कि पॉल थोड़ा गुस्सा हो जाता है। पॉल ने भी पलट जवाब में उस आदमी को काफी बुरा भला कह दिया। पॉल तो अब सारे सामान लेकर गुस्से में बाहर निकल जाता है। अब सामने की तरफ उसे एक और हंटर मिला जो अलग अलग जगहों पर जाकर जानवरों का शिकार करता था। उस हंटर ने पॉल को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी कि अचानक से फॉरेस्ट के अंदर से कई सारे जानवर गायब होते चले जा रहे हैं। पहले हिरन की संख्या बहुत ज्यादा थी लेकिन अब उसे एक भी हिरन दिखाई नहीं दे रहे और भी जानवर जो फॉरेस्ट में कई बड़े पैमाने पर थे उनकी संख्या काफी कम हो चुकी है। इनफैक्ट उस हंटर को तो कई जगहों पर फॉरेस्ट में एनिमल्स की डेड बॉडी भी मिली है। ये चीजें पॉल को साफ साफ इशारा कर रही थी उस अनजान जानवर के बारे में और अब तो उसे भी कहीं न कहीं भरोसा होने लगा है कि वो कोई एलियन हो सकता है। पॉल को तो इस कंडीशन में अपने बेटे की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी होती है, इसीलिए वो सीधा अपने वाइफ के पास चला गया बेटे को लेकर आने के लिए। पॉल की वाइफ तो उससे कह रही थी कि मैंने आज अपने बेटे को पिक कर लिया उसके स्कूल से, क्योंकि पार्क में जितने भी बच्चे थे वो लगातार यही कह रहे थे कि आसपास कोई क्रिएचर घूम रहा है। वो वही क्रिएचर था जिसके बड़े बड़े पैरों के निशान उन्होंने टाउन में देखे थे। तो पॉल की वाइफ को ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस लगा, इसीलिए वो अपने बेटे को लेकर आ गई। हमें ये भी पता चला कि कुछ तो रीजन था जिससे कि कई साल पहले उनका डाइवोर्स होने से बच गया, लेकिन वो दोनों अब साथ बिल्कुल भी नहीं रहते। पॉल की वाइफ अपने बेटे को बाहर लेके आकर पॉल के हवाले कर देती है ताकि वो उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर पर लेकर चले जाए। काफी रात हो चुकी थी और पॉल अपने बेटे के साथ कार में मौजूद था। लगातार वो आगे चलते रहते हैं फॉरेस्ट वाले इलाके से, तभी अचानक पॉल और उसका बेटा एकदम चौंक गए। सामने की तरफ से कोई बड़ी सी आकृति रास्ता क्रॉस करके जा रही थी। पॉल और उसके बेटे ने साफ देखा कि वो कोई बड़ा सा एनिमल था जो कूदते हुए झाड़ियों के पीछे चला गया। अब पॉल ये सारी चीजें कैसे देखकर रह सकता है, उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना ही होगा। इसीलिए पॉल अपने बेटे को खतरे में ना डालते हुए उस कार को लॉक कर देता है और उसे कार में रहने के लिए ही बोलता है। पॉल के पास सेफ्टी के लिए गन मौजूद थी, इसीलिए उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो तो सीधा अंदर चला गया उस बड़े से एनिमल का पीछा करते हुए, लेकिन वो जो कुछ भी था छुपने में काफी माहिर होता है। बड़े बड़े झाड़ियों के पीछे वो ऐसे गायब हो जाता है जैसे वहाँ पर कोई है ही नहीं। अब पॉल जब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हुए आगे बढ़ा तो उसे झाड़ियों की तरफ घोड़े के ऊपर बांधने वाले पट्टे दिखाई जाते हैं। उसे निकालने पर वो समझ गया कि जरूर उस आदमी का जो घोड़ा गायब हुआ था इसी एनिमल ने उसे मारकर खा लिया होगा।
पॉल तो उस जानवर को आवाज देते हुए भी आगे बढ़ता है, लेकिन शायद वो जानवर इतना भी बेवकूफ नहीं था, वो बाहर आता ही नहीं। पॉल को ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि जिस पंजों के निशान उसने देखे थे वो यही जानवर के थे। फॉरेस्ट और टाउन में जिस तरीके से पेट एनिमल्स और जानवर गायब हो रहे हैं वो इसी ने मारे हैं, तो इस खौफनाक जानवर को कैसे भी करके पकड़ना होगा। बट यहाँ रात बहुत हो चुकी थी और उसके साथ उसका बेटा भी होता है, तो ढूंढने के बाद जब उसे कुछ नहीं मिला तो पॉल वापस कार के पास आने लगा। पर अब पॉल के होश उड़ गए थे क्योंकि उसका बेटा गाड़ी में नहीं होता। पता नहीं वो उस जगह से कहां पर चला गया, लेकिन वो आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पॉल इस समय बहुत ही ज्यादा डर गया क्योंकि यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है चारों तरफ। उसने तो आवाज देकर भी अपने बेटे को बुलाने का ट्राई किया, पर इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। इस समय अगर पॉल के बेटे को कुछ भी होता है तो सारा इल्जाम उसके ऊपर ही आ जाएगा, क्योंकि वो अभी के लिए उसकी जिम्मेदारी थी। चारों तरफ ढूंढने के बाद जब पॉल अपनी कार लेकर घर की तरफ पहुंचता है, तब जाकर उसके जान में जान आई, क्योंकि उसका बेटा घर में ही मौजूद था। पॉल कुछ समय तक नहीं आया तो उसका बेटा डर के मारे वापस घर पर चला गया था। पॉल तुरंत ही अपने बेटे को गले लगाकर उसे वापस ऐसे कहीं नहीं जाने के लिए कहता है। आज तो पॉल बच गया, लेकिन उसे क्या पता कि ये खतरनाक जानवर आगे कितने आतंक मचाने वाला है। अब दूसरी तरफ हमें केविन दिखाया गया जो उसी हंटर के पास आ चुका होता है। उस हंटर का एक बार था जहाँ पर वो उसे पीने के लिए ड्रिंक देता है। बातों ही बातों में वो हंटर उसे अपने फैमिली की एक कथा के बारे में बताने लगा जो इसी फॉरेस्ट से रिलेटेड है। उनके हिसाब से फॉरेस्ट के अंदर कई सारी आत्माएं रहती हैं। ये आत्माएं किसी को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती थी और उनके शरीर का आकार चेंज कर सकती हैं। एक समय तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन किसी एक अनजान लड़के की बॉडी ऊपर लटकी हुई पाई गई और उसे बहुत बुरी तरीके से जब मार दिया गया था, तो इन्वेस्टिगेशन में ये साफ पता चलता है कि वो किसी इंसान या फिर जानवर का काम नहीं है। वो किसी ऐसे खौफनाक क्रिएचर के बारे में बताते हैं जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है और उसका साइज तो हाथी से भी दुगना हो सकता है। हंटर का तो यही मानना है कि अभी जो ये घटनाएं होना स्टार्ट हो गई हैं, ये उसी क्रिएचर का काम है जो लोगों को लगातार मारता जा रहा है। केविन भी अब टेंशन में आ गया क्योंकि वो और उसकी फैमिली भी उस टाउन में रहती है। अगर वो उस जानवर को नहीं पकड़ेंगे तो वो काफी खतरे में पड़ जाएंगे। हमें तो अब यहाँ पॉल और उसकी वाइफ दिखाई गई जो अपने बेटे के स्कूल में आए हुए होते हैं और प्रिंसिपल ने उनके बेटे के अगेंस्ट कंप्लेन की थी। प्रिंसिपल कहती है कि तुम्हारे बेटे ने दूसरों के साथ बदतमीजी की और वो तो कई सारे अपशब्द बोल रहा होता है। प्रिंसिपल ने एक और बात बताई कि आपका बेटा अपने भाई के बारे में बोल रहा था जो कई सालों पहले मर चुका होता है, लेकिन वो हर एक चीजें बोलता है जैसे कि उसका भाई अभी भी जिंदा हो। एक बात बता दे कि केविन ने लास्ट टाइम जिसकी फोटो देखी थी 2 बच्चों की, उससे पता चलता है कि पॉल के 2 बेटे थे, लेकिन उसका एक बेटा किसी रीजन की वजह से मर गया होता है। अब यहाँ प्रिंसिपल जब ये चीजें कह रही थी तो पता नहीं पॉल की वाइफ काफी गुस्सा हो गई। वो तो उससे बहस करने लग जाती है और सीधा गुस्सा होकर पॉल के साथ वहाँ से निकल जाती है। जरूर इसके पीछे कोई अनजान रीजन है जो थोड़ी देर में हमें पता चलने वाला है। पॉल तो अब अपनी कार में बैठकर वहाँ से दूर आ जाता है। वो देख पा रहा था कि पास ही में एक ग्रेवयार्ड मौजूद है और इसी जगह पर उसके गुजर चुके हुए बेटे की बॉडी दफनाई गई थी। पॉल को तो आज भी बहुत ज्यादा अफसोस है कि उसकी लापरवाही के कारण ये सारी चीजें हुई। आखिर एक्चुअल में उसके बेटे के साथ हुआ क्या था, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हमें तो अब केविन दिखाया गया जो उसी जगह पर पेट्रोलिंग का काम कर रहा था। वो ट्रेवल करते हुए तुरंत ही पहुंच जाता है पॉल के पास। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे, तभी अचानक ऊपर की तरफ कुछ तो हलचल होती है। वो देख पा रहे थे कि बड़े पैमाने पर पक्षियों का झुंड यहाँ से वहाँ उड़ रहा है। अब उन्हें अंदाजा था कि ये सारी पक्षियां माइग्रेशन करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन उनकी डायरेक्शन हमेशा साउथ में होती थी, ना कि इस तरीके के रैंडम डायरेक्शन में। अब इन्हीं चीजों की वजह से पॉल और केविन दोनों का ही शक चला जाता है कि ये कहीं उस क्रिएचर की वजह से तो नहीं। फॉरेस्ट में मौजूद सारे जानवर काफी पैनिक हो रहे हैं और तो और उनकी संख्या भी बड़े पैमाने पर ड्रास्टिकली कम हो गई है। केविन ने तो पॉल को सारी इन्फॉर्मेशन बता दी कि कैसे वो हंटर से मिला था और हंटर ने उसे उस क्रिएचर के बारे में कहानियां सुनाई। ये अब कितना सच है उसे तो नहीं पता, लेकिन पॉल ने तो उस रात उस क्रिएचर को देखा भी था। लेकिन वो केविन को साफ कह देता है कि ये सब कहानियां हैं, हमें इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। खैर सच्चाई तो दोनों को पता है, लेकिन कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अब अगर ऐसी कभी खतरनाक कंडीशन में हम फंस जाए जहाँ फॉरेस्ट में एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर घूम रहा है और कभी भी आपके ऊपर झपट्टा मार के हमला कर सकता है, तो सबसे पहली बात तो ऐसे भयानक क्रिएचर से लड़ा नहीं जा सकता। अगर हम कोशिश भी करेंगे कि हम उससे लड़ाई करके उसे खत्म कर दे, तो ये अपनी लाइफ को खतरे में डालने जैसा होगा। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम दुनिया के किसी भी जानवर या फिर क्रिएचर से बच सकते हैं। ये टेक्निक होती है खुद को बीमार और इम्प्योर दिखाने की।
कई सारी रिसर्च में ये देखा गया है कि जो बहुत सारे जानवर जो कि प्रेडेटर होते हैं और वो अपने शिकार को ताजा ताजा खाना पसंद करते थे, अगर उनका शिकार बहुत ही ज्यादा कमजोर या फिर बीमार है तो वो ना तो ही उसका शिकार करेंगे और ना ही उसे खाएंगे। यही चीजें उन बड़े क्रिएचर के सामने हमें भी अप्लाई करनी है। हमें अपने आप को थोड़ा सा बीमार कर देना है, जैसे कि बहुत ज्यादा फीवर। जंगली जानवर ये सारी चीजें बहुत जल्दी सेंस कर लेते थे। तो अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आसपास मंडरा रही हो तो सिर्फ हमें अपने आप को थोड़ी सी बीमारी देनी है। बात रही ऐसे बड़े से क्रिएचर को अट्रैक्ट करके मारने की जो इतने घने फॉरेस्ट में छुपा हुआ है, तो सिंपल बात है कि वो क्रिएचर फॉरेस्ट की जानवरों को खा रहा है, यानी उसे मीट चाहिए बड़े पैमाने पर। तो अगर शेरिफ डिपार्टमेंट ऐसा करे कि कई सारे मीट के टुकड़ों को शहर की एक जगह पर रख दे और उसकी सुगंध से ऑब्वियसली वो क्रिएचर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाएगा। तो अगर ये प्लान कामयाब होता है तो क्रिएचर को सामने लाया जा सकता है, फिर पूरी शेरिफ की टीम वहां आकर उसे पकड़ सकती है, या फिर अगर वो ज्यादा खतरा हुआ तो उसे शूट करके मार भी सकती है। यानी उस क्रिएचर से बचने के कई सारे रास्ते मौजूद हैं। अब हमें यहाँ रात के समय केविन और पॉल की पत्नी दिखाई जाती है जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। केविन जानना चाहता था कि आखिरकार पॉल और उसकी वाइफ में ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक ही अलग हो गए। तब जाकर पॉल की वाइफ एक सच्चाई बताती है कि हमारे 2 बेटे हुआ करते थे, हमारी लाइफ एकदम सॉर्टेड थी और लग रहा था कि हम सबसे बेस्ट फैमिली बनेंगे। लेकिन एक दिन जब पॉल की वाइफ शॉपिंग करने चली गई थी तो पॉल और उसके दोनों बच्चे घर पर ही थे। पॉल तो कुछ काम करने में बिजी होता है, लेकिन ध्यान न देने की वजह से उनका एक बेटा स्विमिंग पूल में गिर गया और उसकी जान चली गई। तो अब पॉल की वाइफ सारी चीजों का जिम्मेदार पॉल को ही मानती थी, क्योंकि वो लापरवाह है, उसे बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं, और अगर होती तो वो अपने बच्चों पर ध्यान देता। यही चीजें उसके दूसरे बेटे के साथ ना हो, इसीलिए पॉल की वाइफ ने उससे दूरियां बना ली। केविन भी अब ये पर्सनल मामलों में शामिल नहीं हो सकता था, इसीलिए वो ज्यादा कुछ कहता नहीं। हमें तो पॉल की तरफ दिखाया गया जो अपने पूरे दिन के शेड्यूल से काफी थका हारा घर पर आता है, मानो उसकी फीलिंग समझने वाला कोई है ही नहीं। तभी अचानक पॉल को एक कॉल आती है। ये कॉल उसी 10 नाम के आदमी का था जिसका घोड़ा चोरी हो गया होता है। उसने इमरजेंसी कही तो पॉल और केविन तुरंत ही कार लेकर वहां पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पैनिक हुआ 10 तो बंदूक लेकर चारों तरफ घूम रहा था। पॉल और केविन जब पहुंचते हैं तो 10 बता रहा था कि मैंने उस बड़े से जानवर को देखा है, उसी जानवर ने मेरे घोड़े को मारा है और वो लगातार मेरे दूसरे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पॉल यहाँ 10 को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था कि ये जरूर किसी दूसरे जानवर का काम होगा, ऐसे बड़े जानवर सिर्फ कहानियों में ही सुनने मिलते हैं। यानी पॉल भी इस बात को यहाँ पर नकारने की कोशिश कर रहा था, पर तभी अचानक पीछे कुछ हलचल हुई, यानी कोई तेजी से भागा था। पॉल और केविन काफी डर गए, लेकिन पॉल अपनी रिवॉल्वर लेकर आगे बढ़ रहा था देखने के लिए। उस मोमेंट पर जो चीज उसने एक्सपीरियंस की वो एकदम दिल दहला देने वाली होती है। यानी वो वही क्रिएचर था जिसके बारे में सभी बात कर रहे थे। उसका साइज काफी खौफनाक था और उसकी स्पीड तो किसी से कंपेयर भी नहीं की जा सकती। पॉल तो उससे शूट करने ही वाला था, लेकिन वो जल्द से जल्द वहां से फॉरेस्ट वाले इलाके में भाग गया। अब रात का समय होता है तो वो कुछ अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, इसीलिए वो जल्द से जल्द सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होने पर जब पॉल और केविन आसपास निगरानी रखते हैं तो वो लकड़ी के घर के पास कई सारे नाखूनों के निशान देख रहे थे। ये नाखूनों का साइज बहुत ही बड़ा होता है, इतना तो किसी टाइगर या फिर वाइल्ड लाइफ लायन का भी नहीं होता था। ये चीजें प्रूफ है कि वो क्रिएचर सच में एग्जिस्ट करता है, और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो इसी तरीके से लोगों को मारता रहेगा। अब यहाँ पॉल और उसकी वाइफ अपने बेटे के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, पर उनका बेटा बार बार कहने लगा कि मुझे आप दोनों के साथ रहना है। अब ये चीजें कब पॉसिबल होंगी ये तो पॉल और उसकी वाइफ को भी नहीं पता। वो अपने बेटे को शांत करा देते हैं। अब रात होने पर जब पॉल अपनी गाड़ी लेकर फॉरेस्ट वाले इलाके से जा रहा था तभी रास्ते में उसे एक हिरन मरा हुआ दिखाई दिया। वो अपनी गन लेकर चेक करने के लिए चला गया कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन तभी झाड़ियों के अंदर से कुछ तो आवाजें आने लगी। पॉल जब उसे चेक करने के लिए जाता है तभी उसी क्रिएचर ने उस पर झपट्टा मार दिया था। अच्छी बात तो ये हुई कि पॉल को जरा भी चोट नहीं लगी, लेकिन उसने बहुत ही पास से क्रिएचर की एक झलक देख ली होती है। क्रिएचर से बचने के लिए तुरंत ही पॉल कार में बैठ गया और तेजी से चलाते हुए वहां से निकल गया। पॉल इस समय बहुत डरा हुआ था और सीधा जाकर वो केविन से बात करने लगता है। उसने तो सब बता दिया कि कैसे उसका क्लोज इनकाउंटर हुआ था उस क्रिएचर से। अगर जरा भी देरी होती तो वो उसे मार ही देता। यानी अब पॉल भी पूरी तरीके से भरोसा करता है उस क्रिएचर के ऊपर। केविन तो पहले ही इन चीजों के लिए श्योर था। अब अगले दिन हमें उसी फॉरेस्ट वाले इलाके में 3 शिकारी दिखाए जाते हैं जो जानवरों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें नहीं अंदाजा कि कोई तो है जो उनका पीछा कर रहा है। उनके पास गन तो मौजूद थी, लेकिन तीनों को ही रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि क्रिएचर ने एक साथ उन पर हमला कर दिया था। वो इतनी बुरी तरीके से उन्हें डैमेज पहुंचाता है कि वो चल फिर भी नहीं सकते। लेकिन थोड़े ही देर में हमें पता चला कि पॉल भी उस रास्ते से गुजर रहा है। उसे पता नहीं अपनी बेटी की बहुत ज्यादा विजन आ रहे थे कि वो किस तरीके से मर गया था। लकीली पॉल उसी रास्ते से गुजर रहा होता है और उसके सामने एक घायल शिकारी आ गया।
वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था और मदद की भीख मांग रहा था। इसीलिए पॉल जल्द से जल्द उसे अपने स्टेशन लेकर जाता है और उसका इलाज कराता है। वो तो उससे कुछ पूछताछ करने लगा। शिकारी ने अपने साथियों के बारे में भी बताया कि कैसे वो उस जगह पर फंसे हुए। खतरनाक क्रिएचर ने हम पर हमला कर दिया और एक एक करके मारने लगा। यानी एक और सबूत मिलने पर पॉल और केविन इतना श्योर हो चुके थे कि अब फॉरेस्ट सुरक्षित नहीं है। इसीलिए वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये कह देते हैं कि किसी को भी अंदर जाने ना दिया जाए। उन्हें जल्द से जल्द सावधानी बरतनी होगी ताकि उस क्रिएचर को खत्म करके सुरक्षित किया जा सके। पॉल और केविन तो अपनी एक टीम के साथ उस फॉरेस्ट में भी चले जाते हैं जहाँ पर यह हादसा हुआ था। ये पता चलता है कि कई सारे वर्कर्स की डेड बॉडी पेड़ों पर लटकाई गई है। यानी ये वही थे जो शुरुआत में गायब हुए होते हैं। धीरे धीरे अब पूरे टाउन का भी माहौल एकदम बर्फीला हो चुका था। स्नोफॉल होने लगी थी और सभी लोग अपने घर के अंदर मौजूद थे। अब इन चीजों में इन्वेस्टिगेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी पॉल अपनी इन्वेस्टिगेशन रोकता नहीं। अब पॉल अपने घर पर ही बातचीत कर रहा होता है केविन से कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो अभी पता चला उसका बेटा जोर से चिल्ला रहा है। पॉल तुरंत ही भागते हुए अपने बेटे के कमरे में गया तो पता चला कि नीचे वाले कमरे में वही क्रिएचर घुस चुका है। वो तुरंत ही अपने बेटे को लेकर एक कमरे में बंद कर देता है और केविन को मदद के लिए बुलाता है। केविन जल्द से जल्द पहुंचकर अपनी गन की मदद से क्रिएचर पर शूट करने लगा और इतनी तेज आवाज सुनकर क्रिएचर भाग जाता है। उन्हें इतना तो कंफर्म हो गया कि अब लोग घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। इसीलिए पॉल और केविन टाउन के सभी लोगों को लेकर एक चर्च में चले जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर वो सुरक्षित रहेंगे, पर प्रॉब्लम ये होती है कि चर्च के बाहर हमें वही क्रिएचर दिखाई दिया जो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक ही वो दरवाजा तोड़कर उन सभी पर हमला करने लग जाता है। पॉल और केविन सारे सिटीजन्स को यहाँ से दूर चले जाने के लिए कह रहे थे और उनके पास गन थी तो वो उस क्रिएचर से फाइट करते हैं। एक समय तो ऐसा लगा कि वो क्रिएचर केविन को मार देगा। केविन घायल भी हो चुका था, लेकिन उसने उसके कंधे पर शूट कर दिया। अच्छी बात तो ये हुई कि पॉल भी पीछे से आकर उस पर लगातार गोलियां चला देता है। इतने ज्यादा डैमेज होने के बाद वो क्रिएचर जमीन पर गिरकर मर गया। अब यहाँ सभी लोग काफी खुश हो गए थे ये सीन देखकर। उन्हें लगने लगा कि ये खतरा टल चुका है। वो सभी तो गॉड से प्रे करने लगे कि ऐसा खतरा वापस ना दिया जाए। लेकिन जब पॉल और केविन उस क्रिएचर की डेड बॉडी के पास आते हैं तो वो देख पा रहे थे कि उसकी बॉडी तो अपने आप ही हील हो रही है और अगर एक बार उसकी बॉडी पूरी तरीके से हील हो गई तो वो वापस से जिंदा होकर उन पर अटैक कर सकता था। इससे तो ये कंफर्म होता है कि ये कोई डिमोनिक क्रिएचर्स है और लगातार फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करने के कारण यहाँ पर आ चुके हैं हमला करने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि और भी कई सारे क्रिएचर्स चर्च के बाहर मौजूद हैं जो धीरे धीरे चारों तरफ फैलते जा रहे हैं। यानी उन सभी से बच पाना इंसानी सभ्यता के लिए एकदम नामुमकिन है। हमारी भी ये खौफनाक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।